नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये हम 3rd चैप्टर कर रहे थे। इसमें से भी आपका एक टॉपिक सामाजिक समस्या और बच्चों से संबंधित समस्याएं कंप्लीट हो गया था। आज हमें देखना है महिलाओं से संबंधित मुद्दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है क्या, आपकी जो हेडिंग है वो है महिलाओं की समस्याएं, यानी कि समाज में व्याप्त जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, महिलाओं से संबंधित जो सामाजिक समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं और उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, वो हमें इस चैप्टर में आगे देखना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, महिलाओं से संबंधित जो सबसे पहली समस्या है कि वो समस्या महिला के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, यानी कि वो समस्या है बालिका भ्रूण हत्या की। देखिए, जन्म लेने से पूर्व ही स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। यद्यपि संविधान ने पुरुष और स्त्री पर यह पाबंदी लगाई है कि वे लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करें, फिर भी कई शिशु ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से पहले ही भेदभाव का शिकार बनना पड़ता है। प्रतिवर्ष हजारों बच्चे तभी मार दिए जाते हैं जब वे मां की कोख में होते हैं। ठीक है, आगे है, जब बच्चा मां के पेट में होता है तभी सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे के लिंग का पता कर लिया जाता है और कई लोग गर्भपात करवा लेते हैं। स्त्री के भ्रूण की हत्या को बालिका भ्रूण हत्या कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बालिका भ्रूण हत्या क्या होती है। देखिए, क्या होता है कि जो स्त्री है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके साथ भेदभाव सिर्फ जन्म के बाद शुरू, जब से वो माँ के पेट में अपने उसका भ्रूण उत्पन्न होता है तभी से क्या उसका भेदभाव करना शुरू कर। हमारे संविधान में इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं जिसमें ये चीजें असंवैधानिक हैं, अनैतिक हैं, गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी समाज में इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, लिंग के आधार पर जो हमारे समाज में भेदभाव है वो आज भी व्याप्त है, चाहे वो कोई आपका अशिक्षित समाज हो चाहे शिक्षित समाज हो, ये चीजें हर जगह पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए, जन्म के पहले से ही क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर जहां पर भी आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते होंगे तो सोनोग्राफी की आप वहां पर आपने कई जगहों पर लिखा देखा होगा जहां पर आपकी अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, क्या कि यहाँ पर जन्म से पहले लिंग की जांच नहीं की जाती। ऐसा करना गैर कानूनी है। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये संवैधानिक तौर पर गैर कानूनी है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो सोनोग्राफी द्वारा उसका परीक्षण करवा लिया जाता है कि वो बालक है या बालिका है। और बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि अगर बच्चा बालिका है तो क्या है, लोग क्या करवा देते हैं, बच्चे को गर्भ में ही खत्म करवा देते हैं, यानी कि गर्भपात करवा देते हैं। इसी जो आपका ये प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बालिका भ्रूण हत्या। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, गर्भपात के अधिनियम को भारत में 1971 में पारित किया गया था। इसमें यह प्रावधान है कि ऐसा गर्भपात चिकित्सा सम्मत दशाओं में किया जाना चाहिए। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा किसी स्त्री भ्रूण हत्या की स्वतंत्रता नहीं है। बड़े शहरों में भ्रूण के लिंग का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लंबे समय के बाद देश के विभिन्न भागों में कई ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं जो लिंग का पता लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें क्या पूछी जा सकती है कि गर्भपात के अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका 1971 में। इसमें क्या आपका प्रावधान था, इसमें आपका प्रावधान ये था कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो विमेन्स हैं उनको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, कुछ समस्याएं होती हैं, जिसके चलते अगर गर्भपात नहीं किया गया तो उसका माँ के स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है। इसलिए जो है वो गर्भपात कराया जाता है, या फिर मतलब कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिनमें ये चीज़ें अवैध नहीं होती हैं, तो सिर्फ उसी दशा में ये करवाना चाहिए। यद्यपि क्या है, इस अधिनियम द्वारा किसी स्त्री भ्रूण हत्या की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। मतलब जब जो गर्भपात का प्रावधान है वो इस बेस पर है कि उससे जो जननी है, जो माता है, उसको कोई समस्या है, तब उससे बच्चे का कोई, बच्चा उस दशा में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है, इससे स्त्री भ्रूण हत्या की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। देखिए, बड़े शहरों में क्या है, वहां पर ज्यादा पुलिस और इन सब चीजों का नियम कानून ज्यादा माने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा मुश्किल है किसी कस्बे या गांव की अपेक्षा लिंग का पता लगवाना। फिर भी देखिए, ऐसा क्या है, जो कुछ लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, वो अवैध तरीके से ये चीजें कर ही देते हैं, बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए,
भारत में पितृसत्तात्मक परिवार में लड़की के विवाह का खर्चा प्रायः माता पिता द्वारा चुकाया जाता है। यह खर्चा उपहार द्वारा भी चुकाया जाता है। दहेज का चुकाया जाना या उसकी मांग केवल एक बार ही नहीं होती। गरीब और समृद्ध घरों में दहेज प्रथा को स्त्रियों की हत्या का बहुत बड़ा कारण समझा जाता है। कई स्त्रियों का तर्क है कि जो कष्ट उन्होंने अपने स्वयं के दहेज के लिए उठाया है, वे उसे नहीं उठाना चाहती कि उनकी लड़कियां भी उठाएं। देखिए, जो होता है ना कि मतलब कई बार हम सुनते हैं कि लड़कियों की हत्या कर दी गई, तो माता पिता क्या है, कई बार बहुत उसमें चले जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में या उस तरह की हालत में वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जो कठिनाइयाँ हमने अपने जीवन में फेस की है वो उनकी बच्ची को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो क्या है मतलब, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका बहुत बड़ा कारण है दहेज। क्योंकि ये माना जाता है कि बेटी के जन्म लेने के साथ ही उन चीज़ों की वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं और माता पिता को एक ना एक दिन वो चीज़ें दहेज के रूप में देनी पड़ती हैं और वो आजीवन वो चीज़ें करती रहनी पड़ती हैं। ठीक है, चाहे वो परिवार समृद्ध हो, असमृद्ध हो या किसी भी तरह का हो। देखिए क्या है, पूर्व नवजात निरूपण तकनीक अधिनियम 1994 में पारित हुआ था। आज भी इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पूर्व नवजात निरूपण तकनीक अधिनियम यानी कि जन्म से पहले भ्रूण की जांच करना, इससे संबंधित जो अधिनियम है ये आपका कब पारित हुआ था, तो ये आपका पारित हुआ था 1994 में। ठीक है, कब पारित हुआ था, 1994 में पारित हुआ था। देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो मुद्दा है महिलाओं से संबंधित जो सामाजिक समस्या है वो क्या है, बालिका शिशु हत्या। ठीक है, देखिए भारतीय समाज में प्रचलित बहुत बड़ा विश्वास यह रहा है कि बालिका शिशु की हत्या एक अमानवीय कार्य है। इसका प्रचलन केवल प्राचीन समय में था, लेकिन इस प्रकार की दयाहीन हत्याएं आज भी हमारे देश में हो रही हैं। देखिए क्या है कि ये भी माना जाता है कि जो बालिका शिशु हत्या है ये एक अमानवीय कार्य है, ये नहीं करना चाहिए, एक बहुत गलत काम है। और ये माना जाता है कि इसका प्रचलन खाली पहले के समय में था, अब ये नहीं होता है, लेकिन अभी भी इस तरह की चीजें हमारे समाज में व्याप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह प्रथा गरीब घरों में अधिक होती है। बालिका भ्रूण हत्या की तुलना में बालिका शिशु हत्या सरल है। पैदा होते ही बच्चे को कोई जहरीला पदार्थ दे दिया जाता है या नवजात का गला घोट दिया जाता है। देखिए जो समृद्ध परिवार हैं उनकी तुलना में जो गरीब पृष्ठभूमि के परिवार होते हैं, जो मतलब वैसे गांव होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, तंगी, बदहाली, सूखा, इन चीज़ों से प्रभावित है, वहाँ पर ये चीज़ें, इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो भ्रूण हत्या है, बालिका भ्रूण हत्या है, उसके कंपैरिजन में जन्म लेने के बाद जो बच्ची है उसको मारना आसान होता है और इस तरह की हत्याएं ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्भ में जब बच्चे की हत्या होती है तो उसके लिए डॉक्टर की, इलाज की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जबकि जन्म लेने के बाद क्या है, बच्चे को सिर्फ कोई जहरीला पदार्थ दे दिया जाता है या उसका गला घोट दिया जाता है तो उस बच्ची की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अधिकांश भारतीय परिवार पितृस्थानिक हैं, जिसमें कि विवाह के बाद लड़की को पति के यहाँ जाना पड़ता है। इसमें संपत्ति का उत्तराधिकार पुरुषों के पक्ष में होता है। ऐसी अवस्था में कोई लड़की ऐसी अवस्था में लोग लड़की पर कोई खर्चा नहीं चाहते। उनका कहना है कि लड़की की शिक्षा दीक्षा, उन पर किया गया खर्च उन्हें प्राप्त नहीं होता। इस खर्च का लाभ तो लड़की के पति को मिलता है। देखिए क्या होता है, जो भारतीय समाज है, ठीक है, ये मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है, यानी कि जो पुत्र है वही पिता के वंश को आगे चलाएगा और जो पुत्री है उसको दूसरे के घर जाकर रहना है, ऐसा व्याप्त है समाज में, ऐसा होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो संपत्ति है वो पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में स्थानांतरित होती रहती है। तो लोग ये समझते हैं, मतलब लोगों का माइंडसेट ये है कि भाई हम लड़की को पढ़ा लिखा कर काबिल क्यों बनाए, वो तो हमको मिलना ही नहीं है, वो कमाकर हमें थोड़ी ना खिलाएगी। तो इस तरह की चीज़ समाज में आज भी व्याप्त है, इसलिए लोग आज भी लड़कियों को बहुत अच्छी शिक्षा देने में या वो चीज़ें करने में हिचकते हैं और उसके कंपैरिजन में वो अपने बेटे को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना लिखाना सही समझते हैं। ठीक है, हालांकि अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर ये कहाँ पर है,
जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, उनमें ऐसा है कि लोग अब लड़की लड़कों में फ़र्क नहीं समझते हैं। लेकिन आज भी जो गांव कस्बे, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर आज भी ये चीज़ें कि ये लड़की है, ये पढ़ के क्या करेगी, वो बेटा है, उसको पढ़ाना ज़रूरी है, बेटा ही हमारा वंश चलाएगा, परिवार चलाएगा, इस तरह की चीज़ें आज भी समाज में व्याप्त हैं। देखिए, लड़की के प्रति इस प्रकार की अभिवृत्ति लड़कियों की हत्या के कारण के रूप में देखने को भी मिलती है। इसी तरह मतलब जब घर में बेटी का जन्म होता है तो जो वैसी पृष्ठभूमि के लोग हैं वो आज भी सोचते हैं कि अगर ये पैदा होगी तो फिर इसकी शादी करनी पड़ेगी, उसमें दहेज देना पड़ेगा, हमारे सारे जीवन की जो पूंजी है वो खर्च हो जाएगी और उससे हमको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो इसीलिए पैदा होते ही लोग क्या करते हैं, जन्म लेने के तुरंत बाद ही वो जो बालिका है उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट आपकी सामाजिक समस्या है महिलाओं से रिलेटेड, वो है घरेलू दुर्व्यवहार, यानी कि घरों में महिलाओं के साथ किया गया खराब व्यवहार। देखिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार घर या घर से बाहर कहीं भी घटित हो सकता है। सामान्यतः परिवार एक ऐसा सुरक्षित स्थान माना जाता है जहां स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन स्त्रियों का यह भ्रम भी दूर हो जाता है जब उन्हें अपने मकान में ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए जो महिलाएं हैं ना, इनके साथ जो दुर्व्यवहार है, यानी कि एक अपमानजनक जो व्यवहार है, वो घर में या घर से बाहर दोनों ही जगहों पर हो जाता है। देखिए, सामान्यतः क्या माना जाता है कि जो परिवार होता है वो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे मतलब ऐसा स्थान होता है जहां जिससे वो इमोशनली, फिजिकली हर तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फाइनेंशियली हर तरह की जरूरत परिवार में पूरी होती है। लेकिन ये चीजें जब स्त्रियों के डिफरेंस में देखी जाती हैं, स्त्रियों के संदर्भ में देखी जाती हैं, तो क्या है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्त्रियों से उनके घर में ही क्या, उनके अपने घर में ही दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसा वह विनाशकारी कार्य है जो घर में स्त्री को आहत करता है या चोट या हानि पहुंचाता है। सामान्यतः घरेलू हिंसा का अभिप्राय मारपीट से होता है, लेकिन दुर्व्यवहार में स्त्री को किसी अधिकार से वंचित करना भी सम्मिलित है। लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उसे घर का काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, उसे पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता है, जबकि लड़के को उत्तम भोजन व शिक्षा दी जाती है और विकास के लिए समस्त सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। किसको? लड़के को। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है मतलब घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसा वो चीज है जो घर में क्या करता है, स्त्री को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सामान्यतः देखिए घरेलू हिंसा से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ समझते हैं कि मतलब हाथापाई करने से, मारपीट करने से, लेकिन किसी भी स्त्री को उसके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से या जिस प्रकार से घर के अन्य सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों से वंचित करना भी घरेलू हिंसा में सम्मिलित है, घरेलू दुर्व्यवहार में सम्मिलित है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनके पोषण की, उनके खान पान की, उनकी ज़रूरतों की का उचित प्रबंध नहीं किया जाता, बल्कि जबकि उसी परिवार में उसके भाई के साथ क्या है, उसकी शिक्षा दीक्षा का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया जाता है, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है और जो उसकी बाकी सुविधाएं हैं जो उसके विकास के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक मतलब प्रगति के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी है, वो उनको दी जाती हैं। जबकि लड़कियों के साथ इन जगहों पर क्या किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 30% स्त्रियां घर में होने वाले दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं। घरेलू दुर्व्यवहार जैसे कि पत्नी को पीटना, लड़कियों को गाली गलौज करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना जिसका अंत दहेज के कारण मृत्यु, स्त्री को घर से बाहर निकालने नहीं देना आदि, घर से बाहर निकलने नहीं देना आदि शामिल है। घरेलू दुर्व्यवहार एक ऐसी संस्कृति से जुड़ा है जो मौन की संस्कृति है और स्त्री कुछ भी बोलती नहीं है और सारे मसले को व्यक्तिगत कहकर टाल देती है। देखिए मतलब जो भारतीय आंकड़ा है, जो भारत का आंकड़ा है, उसमें क्या है, जो 100 में से 30% यानी कि 100 मतलब जितनी स्त्रियां हैं उनमें से लगभग 30% स्त्रियां घरेलू दुर्व्यवहार से पीड़ित है, जिसमें कि मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना, उनको उनके मूल अधिकारों से वंचित रखना और यहाँ तक कि दहेज के लिए जो महिला है उसको प्रताड़ित करना, उसको यहाँ तक कि उसको मृत्यु भी, मतलब उसकी मृत्यु भी कर देना, उसको मार भी डालना, ये सब चीजें किस में आती हैं, घरेलू दुर्व्यवहार में आती हैं। या उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना, उसको किसी भी तरह के संसाधनों से वंचित रखना, उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध ना करना। ठीक है,
इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किससे संबंधित है, घरेलू दुर्व्यवहार से। देखिए लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में किसी स्त्री के साथ, मतलब किसी के घर में किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और आप उस चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना चाहें, तो क्या होता है, लोग क्या करके टाल देते हैं कि भाई ये उनके घर का मामला है, ये मेरे घर का मामला है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की जो संस्कृति है, इन चीज़ों को पर्सनल बताकर उनको क्या कर दिया जाता है, मौन कर दिया जाता है। और इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, मौन की संस्कृति कहते हैं, जहाँ पर स्त्री अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को भी जग जाहिर नहीं करती है और उन्हें व्यक्तिगत बताकर टाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, घर का मामला है, कोई बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये फीमेल कैटेगरी दे रही है, तो आप लोग इन बातों को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस शायद आप लोगों में से किसी ने किया भी हो, मतलब भगवान करे किसी के ऊपर वो चीज़ें ना पड़े, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है, आगे है स्थिति यह भी होती है कि पास पड़ोस के लोग भी इस दुर्व्यवहार को जानते हैं और यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह दूसरों का घरेलू मामला है और इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। देखिए जब लोग क्या है कि एक आध बार लोग उस चीज़ों में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको बार बार ये कहा जाता है कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, तो लोग भी ये कहकर छोड़ देते हैं कि भाई ये उनके घर का मामला है, हम इसमें कोई रुचि क्यों लें। ठीक है, देखिए जो आपका नेक्स्ट मामला आता है, सामाजिक समस्या जो महिला से संबंधित है, वो है दहेज, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आज के लोग क्या है, दहेज को एक स्टेटस के रूप में दिखाने लगे कि भाई हमने अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया तो हम बहुत बड़ा ये है वो है। आज के लोग फिजूल खर्ची करते हैं, जबकि ये क्या है, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला स्टेप है। दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है जिसको आज लोग स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। ठीक है, देखिए हिंदू विवाह के रीति के अनुसार वधू के माता पिता उसे वर के माता पिता को सौंपते हैं। इस रिवाज को कन्यादान कहते हैं। दान का मतलब है किसी एक वस्तु को दूसरे को देना। विवाह के मामले में वधू या कन्यादान में दी जाती है। देखिए हिंदू विवाह के अनुसार क्या होता है, जो लड़की के माता पिता हैं वो लड़की को लड़के के माता पिता को सौंपते हैं, और इस रिवाज को क्या कहते हैं, ये जो आपकी रीति रिवाज है इसको कहते हैं कन्यादान। देखिए दान का क्या मतलब होता है कि किसी एक वस्तु को किसी दूसरे को देना। ठीक है, विवाह के मामले में जो वधू या कन्या है वो दान में दी जाती है। देखिए रीति रिवाज परंपराएं सब ठीक है, लेकिन एक लॉजिकल बात ये सोचिए, क्या लड़की कोई सामान है कि उसको एक लोग दूसरे लोग को दान कर दें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की चीज़ों पे विचार करना चाहिए। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देंगे तो उनमें ये चीज़ें जिन चीज़ों में तर्क की ज़रूरत है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। जब आपसे मेंस के एग्जाम होते हैं, ऐसे लिखने को आते हैं, या इंटरव्यू में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जब तक ये चीज़ें हमारे समाज में व्याप्त रहेंगी, जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, अगर ये चीज़ें सिर्फ परंपराओं के तौर पे हो रही हैं तब तक तो ठीक है कि भाई वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी सभ्यता है। लेकिन जब वो चीज़ें किस में आ जाती हैं, महिला के साथ दुर्व्यवहार में शामिल हो जाए कि भाई उसको एक सामान की तरह देखा जाने लगे, तब वो चीज़ें क्या है, तब वो चीज़ें गलत ट्रैक पर जा रही होती हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं उन चीज़ों को समझें और अपने हक के लिए आवाज़ उठा पाएँ। और ये तभी पॉसिबल होगा जब महिलाएं उन चीज़ों के लिए जागरूक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी और उन चीज़ों को समझ पाएंगी। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि महिलाएं दिन भर घर का काम कर रही हैं और बदले में क्या है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत जगहों पे लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि यही तो उनका काम है, लेकिन ये सिर्फ उनका काम नहीं है। ठीक है, किसी भी इंसान को उसके फंडामेंटल राइट से वंचित रखना क्या है, गैर कानूनी है। ये चीज़ें जब तक महिलाएं नहीं समझेंगी, वो अपनी स्थिति के उत्थान के लिए खुद आगे नहीं आएंगी, तब तक समाज में महिला सशक्तिकरण होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लड़की के माता पिता उसकी शादी में दूल्हे के माता पिता या उसके परिवार को नगद या वस्तु के रूप में जो उपहार देते हैं वह दहेज है। दहेज प्रायः वह मांग है जिसे दूल्हा या उसके परिवार वालों द्वारा विवाह होने से पहले धन के रूप में मांगा जाता है। विवाह की तारीख निश्चित करने से पहले जिस तरह का दहेज होगा वह तय कर लिया था। ये आप सभी को पता होगा, क्या है कि जब शादी तय होती है तो लड़के वाले एक अपना वो बता देते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब चाहे उनको वो उपहार का नाम दे दें, चाहे वस्तु का नाम दे दें, चाहे दहेज का नाम दे दें, चाहे भीख का नाम दे दें। ठीक है, वो क्या होता है ये चीज़ें जब रिश्ता तय होता है उसी समय पे फिक्स कर ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
अधिकांश परिवार विवाह को स्त्री के जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। लड़की के माता पिता का किसी भी हालत में उसका विवाह कर देना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। ऐसा करने के लिए कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना स्वाभिमान भी दे देते हैं। देखिए, हिंदू समाज में क्या होता है, ये माना जाता है कि अगर जन्म लिया है बेटी ने तो माता पिता का कर्तव्य एक सबसे जरूरी क्या है कि सिर्फ उसकी शादी कर दो, ठीक है। और ऐसा करने के लिए माता पिता ने पूरी जिंदगी जो धन कमाया होता है वो उसको भी खर्च करने से परहेज नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि कई बार अच्छा रिश्ता मिलने पर वो लड़के वालों के आगे अपना स्वाभिमान भी गिरवी रख देते हैं, हाथ पैर जोड़ के कि भाई मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, उसका जीवन सुधर जाएगा, ये है वो है। इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी, और अगर सच में नहीं देखी है तो मूवीज वगैरह में तो जरूर से जरूर देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जब माता पिता स्वेच्छा से किसी भी वस्तु या नगद पैसे को विवाह से पहले, विवाह के समय और विवाह के बाद अपनी लड़की को देते हैं तब इसे दहेज नहीं कहा जाता, इसे केवल उपहार कहते हैं और इसे स्त्री धन कहा जाता है। इस धन का उपयोग स्त्री तब करती है जब उस पर कोई आपदा आ जाती है। देखिए, जब माता पिता अपनी पुत्री को लाड प्यार और उससे कोई चीज देते हैं कि भाई ये मेरी बेटी के लिए, हम अपनी ये बेटी को गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, तो वो दहेज नहीं है, तो वो क्या है, तब वो उपहार है। लेकिन जब अगर माता पिता वो चीजें करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, करने में सक्षम नहीं है, तब भी लड़के वालों के द्वारा उन पर क्या किया जाता है, जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि नहीं, हमें दहेज के रूप में ये चीजें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। मतलब लड़के वालों के द्वारा जब मांग की जाती है कन्या पक्ष से, उसको दहेज कहते हैं। अगर लड़की के जो माता पिता हैं वो अपनी इच्छा से अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं, कोई उपहार दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो दहेज नहीं होता है, बल्कि उसको क्या कहते हैं, उसको स्त्री धन कहते हैं। और वो क्या है, उस पर सिर्फ उस लड़की का हक होता है और वो उसको अपने हिसाब से जब उसका मन चाहे खर्च कर सकती है, या वो उसको तब खर्च करती है जब उसके ऊपर कोई समस्या आ जाती है, जब वो किसी परेशानी में घिरी होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने दहेज की प्रथा के खतरे को समझते हुए दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार दहेज को परिभाषित करते हुए कहा गया कि यह वह संपत्ति है जो विवाह को ध्यान में रखकर और विवाह संपन्न हो रहा है ऐसा समझकर दी जाती है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध हैं, ठीक है। देखिए, एक आपसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जो आपका दहेज निषेध अधिनियम है ये पारित किया गया था 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे थे तब ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10 से 12 बार रिपीट करके पढ़ाया गया था। तो ये चीज, इसका सन जरूर याद रखिएगा कि दहेज निषेध अधिनियम कब आया था, ये आया था 1961 में। देखिए, इस नियम में भारत सरकार ने जो परिभाषा दी थी वो क्या दी थी, उन्होंने कहा था ये वो संपत्ति है जो विवाह को ध्यान में रखकर और विवाह संपन्न हो रहा है ऐसा समझकर दी जाती है। इस अधिनियम के अनुसार, देखिए, ये जो अधिनियम था इसके अनुसार दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध है। यानी कि जो लड़की का पिता है वो दहेज देकर भी अपराध कर रहा है और जो लड़के का पिता है वो दहेज लेकर भी अपराध कर रहा है। यानी कि दहेज का मूल ही क्या है, ये गैर कानूनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, महिला आंदोलन के दबाव के कारण दहेज निषेध अधिनियम में 1984 में संशोधन किया गया। इस संशोधन में 5 वर्ष की सजा तथा 10,000 रुपए का जुर्माना हो गया। यह भी विकल्प था कि जुर्माना दहेज के मूल्य के बराबर किया जा सकता है। देखिए, जब ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ तो इसके बाद वो जो महिला संगठन थे, कई तरह के आंदोलन हुए और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये काफी नहीं है, इसमें आप क्या करिए, जो जुर्माना है और जो जेल जाने का प्रावधान है इसको भी जोड़िए। तो 1984 में क्या किया गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि दहेज लेने पर 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और एक ये भी चीज बताई गई, अगर जो दहेज है उसकी राशि जो कन्या पक्ष है उसे जबरदस्ती ली गई है तो क्या हो सकता है, जो जुर्माना है सॉरी जो जुर्माना है उसका मूल्य दहेज के मूल्य के बराबर भी किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज जो आपको याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दहेज प्रतिषेध नियम पहली बात तो आया कब था, तो ये आया था 1961 में। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें संशोधन कब किया गया था, संशोधन किया गया था 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है,
दहेज निषेध अधिनियम को 1986 में पुनः संशोधित किया गया। अब जुर्माने की रकम बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई। यदि पत्नी की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष बाद अप्राकृतिक रूप से हो जाए तो वह भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 304 के अनुसार सजा दिए जाने योग्य अपराध माना जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये चीज कॉमन रूप में पता होगी, आप सभी ने सुना होगा कि शादी के 7 साल के अंदर अगर लड़की को कुछ हो जाता है तो ये चीजें किस में आ जाती हैं, ये चीजें आपकी आ जाती हैं भारतीय दंड संहिता में दहेज प्रथा के अंतर्गत। ठीक है, दहेज प्रथा लग जाती है। ये माना जाता है कि भाई अगर महिला की मृत्यु हो गई है तो उसका कारण ये है कि जो ससुराल पक्ष है उसको प्रताड़ित कर रहा था दहेज के लिए, और दहेज के कारण उस महिला की का जो मर्डर है वो, उसकी हत्या है वो कर दी गई है। ठीक है, देखिए 1961 में ये जो दहेज निषेध अधिनियम है ये आया था। एक बार इसमें संशोधन कब किया गया, 1984 में। तब इसमें क्या किया गया, 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। उसके बाद 1986 में फिर से संशोधन किया गया, जिसमें जो जुर्माने की रकम है उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए से कितना कर दिया गया, 15,000 रुपए कर दिया गया था। ठीक, और आपको ये याद रखना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, किस अनुच्छेद के अनुसार ये सजा दिए जाने का मतलब प्रावधान है, तो ये है भारतीय दंड संहिता की अनुच्छेद 304 के अनुसार। ठीक है, ये जो मतलब ये है दहेज के विरोध में सजा दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मुद्दा है आपका संबंधित किससे, महिलाओं से संबंधित जो सामाजिक मुद्दा है वो नेक्स्ट कौन सा है, यौन उत्पीड़न या बलात्कार। ठीक है, देखिए बलात्कार वह क्रिया है जिसमें बलपूर्वक स्त्री के साथ लैंगिक अंतःक्रिया की जाती है और उसकी इच्छा के विपरीत होती है। किसी भी अवयस्क लड़की के साथ उसकी बिना स्वीकृति अथवा सहमति के यौन संबंध रखे जाते हैं, या किसी स्त्री के साथ धमका कर जब यौन संबंध रखा जाता है तब इसे बलात्कार कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी फीमेल के साथ अगर फोर्सफुली कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है तो वो किस में आता है, रेप में आता है। और कोई भी अवयस्क लड़की, ठीक है, जो अगर वो अवयस्क 18 साल से कम की है तो उसके साथ चाहे उसकी सहमति से चाहे उसकी असहमति से अगर जो फिजिकल रिलेशन है वो बनाए गए हैं तो वो भी किस में आएंगे, वो भी यौन उत्पीड़न में आएंगे। ठीक है, और किसी भी स्त्री के साथ अगर उस फोर्सफुली वो चीजें की गई हैं तो वो किस में आएंगी, वो बलात्कार में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बलात्कार न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि गंभीर शारीरिक दर्द भी होता है और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा करता है। बलात्कार की शिकार स्त्रियां लंबे या छोटे अंतराल के लिए चोट सहती हैं। यदि बलात्कार का शिकार कोई एक बच्ची या किशोरी होती है तो वह नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो इस उम्र में लड़कियों के साथ हो रहा है वह बाद में चलकर वयस्क अवस्था में उसके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, देखिए जो रेप है, जो बलात्कार है, ये किसी भी फीमेल को सिर्फ फिजिकली पेन नहीं पहुंचाता है बल्कि उसका जो सोशल स्टेटस है, जो उसका मेंटल स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। और एक स्त्री बहुत लंबे समय के लिए पूरे समाज से कट जाती है। बहुत बार क्या होता है कि उसके बाद जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या कर लेती है, सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब उसके बाद उनकी कोई भी जिंदगी नहीं बची है, वो समाज में मतलब खुलकर अब नहीं जी सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। देखिए इस लड़की के साथ जो मनोवैज्ञानिक वेदना होती है वो उसके जीवन काल तक चलती रहती है। देखिए बहुत सारे जो उसको मेडिकल रूप से बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बहुत मतलब आगे चलकर उस अगर वो पढ़ रही है, वो बालिका है तो उसकी पढ़ाई लिखाई, अगर वो जॉब कर रही, हर तरह से, यानी कि उसका जो सोशल स्टेटस है, जो मेंटल स्टेटस है, जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है, जो फिजिकल स्टेटस है, जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक चीज़ से सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और ये जो मतलब पेन है वो उसको जब तक वो जीवित रहती है तब तक उसके साथ बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में 1860 में पहली बार बलात्कार का कानून बना था। बाद में पूरे 123 वर्षों बाद यानी कि 1983 तक यह कानून बिना किसी परिवर्तन के चलता रहा। बलात्कार के विरोध में जो कानून बना वह स्त्रियों के खिलाफ था। इसका संशोधन जब 1983 में हुआ
तब तक बलात्कार की पीड़ा को बिना किसी शक के यह सिद्ध करना होता था कि उसने यौन संबंध की कोई रजामंदी नहीं दी थी। अदालत केवल गंभीर चोट को ही तथ्य के रूप में मानती थी। देखिए 1860 में पहली बार बलात्कार का कानून बना था और उसके 123 वर्षों बाद कोई संशोधन हुआ, वो भी 1983 में। देखिए जब 1860 में कानून बना था ना, तो उसमें ये था कि मतलब वो उल्टा महिलाओं को ही दबाने की कोशिश करता था। उसमें क्या था कि मान लीजिए किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो उस महिला को ये साबित करना पड़ता था कि भाई हमने कोई परमिशन नहीं दी थी, मतलब मेरे ऊपर वो हुआ है, जबकि इसके लिए पुरुष को किसी भी तरह का वो दबाव या कोई भी डर उसके लिए नहीं था। उसको क्या था, उनको कोई मतलब ही नहीं था, मतलब उल्टा महिला को दबाया जाता था कि उसको ये कहना पड़ता था, उसको ये प्रूव करना होता था कि हमने सहमति नहीं दी है, मेरी असहमति के बिना मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती से ये चीजें हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1983 में जाके इसमें संशोधन हुआ। तब क्या हुआ, तब मतलब ये चीजें थोड़ी सी महिलाओं के पक्ष में हो पाई। ठीक है, इससे पहले तक क्या था, जब तक महिला के शरीर पे अगर गंभीर स्थिति नहीं है, उसको गंभीर चोटें नहीं लगी है, तब तक अदालत उन चीजों को तथ्य के रूप में मानती ही नहीं थी। सिर्फ महिला के शरीर पे जो चोटें हैं सिर्फ उसी को अदालत में कंसीडर एज अ प्रूफ किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बलात्कार कानून में 1983 में का जो संशोधन हुआ वह दो क्षेत्रों में था। दो क्षेत्र कौन से, हिरासत में किया गया बलात्कार अपराध है और हिरासत में किए गए अपराध के लिए अपराधी को 7 वर्ष की न्यूनतम जेल और सामूहिक बलात्कार, गर्भवती स्त्री का बलात्कार और 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार करने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जो आपका 1983 में जो संशोधन हुआ था बलात्कार कानून में, उसमें दो चीजें थी, हिरासत में किया गया बलात्कार अपराध है और दूसरा क्या है कि हिरासत में किए गए अपराध के लिए अपराधी को 7 वर्ष की न्यूनतम यानी कि कम से कम 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। और सामूहिक अगर बलात्कार किया गया है, गैंगरेप है, गर्भवती स्त्री का बलात्कार यानी कि कोई स्त्री अपनी प्रेगनेंसी में उसका बलात्कार है, या फिर 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर कम से कम 10 वर्ष की जो सजा है वो दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बलात्कार के सिलसिले में 1983 में अदालत ने जो फैसला दिया उसके अंतर्गत बलात्कार से प्रताड़ित महिला को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, क्या हुआ, इस सिलसिले में 1983 में जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको अपने पक्ष में प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो इसके पहले तक उसको क्या देना पड़ता था, प्रमाण भी देना पड़ता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य बिल 2002 जिसमें 1872 के मूल अधिनियम में 2 धाराओं को हटा दिया गया। इस बात को स्पष्ट करता है कि बलात्कार का शिकार सामान्यतः अनैतिक चरित्र का व्यक्ति है। ठीक है, इससे जो भारतीय साक्ष्य यानी कि भारतीय संशोधन बिल था 2002 वाला, जिसने 1872 वाले मूल उसमें 1872 के 2 मूल अधिनियमों को हटाया गया था। जिससे क्या पता चल रहा था, जिससे ये पता चल रहा था कि जो लोग बलात्कार करते हैं वो सामान्यतः क्या है, वो दुष्चरित्र व्यक्ति होते हैं, यानी कि वो खराब चरित्र के व्यक्ति होते हैं और अनैतिक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति का अनैतिक चरित्र है वो इसको बताता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बलात्कार स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए एक गंभीर चुनौती है। बलात्कार से यह भय बना रहता है कि स्त्रियां सामाजिक गतिशीलता की महत्वाकांक्षा नहीं रखती हैं। माता पिता भी अपनी लड़कियों को जीवन के ऊंचे मूल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। लैंगिक समानता के प्रयास भी स्त्रियों के साथ यौन दुर्व्यवहार को बिना रोक टोक चलते रहने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो बलात्कार है ये स्त्री के लिए क्या है, जो विमेन एम्पावरमेंट है, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, क्योंकि इससे ये भय बना रहता है कि जो स्त्रियां हैं उनकी सामाजिक गतिशीलता है उसमें भी क्या है, ये एक बाधा है। बहुत भाई देखिए, आपने ये चीजें देखी होंगी कि आपके घर में जो पुरुष है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, वो रात में देर तक कहीं भी आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस तरह का डर नहीं है। लेकिन आपके घर में आपके लिए इन चीजों की रोक टोक होगी, इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है। अगर मान लीजिए आपका कहीं एग्जाम ही है, कहीं बहुत दूर आपका सेंटर पड़ा है, तो अगर लड़का है तो उससे लोग 10 बार नहीं कहेंगे कि क्या तुम्हें किसी के साथ जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जाना है, किसी महिला को अकेले जाना है,
तो लोगों का सजेशन होता है क्या कि भाई नहीं नहीं अकेले नहीं जा सकते, घर में किसी को लेकर जाओ, किसी के साथ जाओ। ऐसा क्यों होता है? लोगों के मन में ये बात, बस देखिए आपके माता पिता वो कहते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो चिंतक हैं वो ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कहते क्यों है ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो स्त्री है, जो महिला है, जो लड़की है, उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। और ये चीजें कब खत्म हो पाएंगी? जब हमारा कानून इसके लिए बहुत ज्यादा सख्त हो और समाज में क्या है, समाज को शिक्षित बनाया जाए, लोगों को उस तरह की चीजों से अवेयर कराया जाए और स्त्रियां उसके लिए खुद भी बढ़ चढ़ कर आगे आए। बहुत सारे जो महिला संगठन है वो इनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसी डर से माता पिता क्या होता है, कई बार जो अपनी बेटियां हैं उनको बहुत ज्यादा पढ़ाना दिखाना पसंद नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे ही उनकी जो लड़की है उसकी आयु शादी के मतलब शादी लायक हो जाए, वैसे ही उसका शीघ्र से शीघ्र विवाह कर दिया जाए, ठीक है। देखिए लैंगिक समानता के प्रयास भी स्त्रियों के साथ यौन दुर्व्यवहार के बिना रोक टोक चलने के लिए आगे के कारण आगे नहीं बढ़वा। देखिए हमारा समाज दावा तो बहुत करता है लैंगिक समानता के कि लड़की लड़के बराबर है, सब चीजें बराबर है, लेकिन जहां पर यौन दुर्व्यवहार की बात आती है वहां पर ये चीजें सब खोखली लगने लगती हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? देखिए समाज के किसी भी एक वर्ग के काम करने से नहीं, खाली सरकार प्रयास करे या खाली बड़े एनजीओ बड़ी संस्थाएं प्रयास करे या कोई भी, सबको साथ में एक साथ चलकर उन चीजों को करना पड़ेगा, तभी समाज में ये बदलाव आ पाएगा कि लड़कियां भी बिना किसी रोक टोक के कहीं भी अकेले जा सकती हैं, वो सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो आपका सामाजिक मुद्दा है महिलाओं से रिलेटेड, वो है कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार। यानी कि जो महिला जिस जगह पर काम कर रही है, जो उसका काम करने का क्षेत्र है, जो उसकी जगह है, वहां पर भी उसके साथ यौन दुर्व्यवहार होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसका पहला पॉइंट है बलात्कार एक ऐसा यौन उत्पीड़न है जो आसानी से ध्यान में आ सकता है, लेकिन यौन दुर्व्यवहार का एक ऐसा स्वरूप भी है जो अब तक किसी को मालूम नहीं था और किसी ने इसकी चिंता भी नहीं की थी। इसका तात्पर्य मारपीट और दुर्व्यवहार से है जिसे स्त्री अपने काम के स्थान पर अनुभव करती है, चाहे वह काम का स्थान दफ्तर हो या खेती बाड़ी का स्थान। देखिए लोगों के ध्यान में ये तो था कि भाई महिलाओं के साथ यौन मतलब दुर्व्यवहार होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो महिलाएं जहां पर काम कर रही हैं, ठीक है, वहां पर भी उनको यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मजदूरी कर रही हो, चाहे वो खेती बाड़ी कर रही हो, चाहे वो किसी बड़ी जगहों पर काम कर रही हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह पर आज भी महिलाओं को इस तरह के जो हैरेसमेंट है हर जगह पर, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो, चाहे वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर है, आज भी जो महिलाएं हैं उनको हैरेसमेंट का वो शिकार होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको भी लाइमलाइट में लाने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको एक बहुत फेमस केस पता होगा, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये उस तरह का पहला केस था जिसने यौन मतलब जो यौन उत्पीड़न है वो जो कार्यस्थल है वहां पर होने वाले यौन उत्पीड़न को इसने उजागर करके रख दिया था पूरी दुनिया के सामने, और इसके पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ निर्णय भी अपने दिए थे। तभी से जो इस तरह का कानून है वो हमारे समाज में बन पाया था। देखिए विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित 5 प्रकार के व्यवहारों के घटित होने का उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि किस किस तरह के जो व्यवहार है उनको यौन दुर्व्यवहार में शामिल किया जाएगा। शारीरिक संपर्क और यौन आचरण हेतु कुछ सुझाव देना, धमकाना अथवा यौन संबंधों के लिए अनुग्रह करना। यानी कि मतलब जब कार्यक्षेत्र में कोई स्त्री है, चाहे वो उसका बॉस हो, चाहे वो उसका कलीग हो, चाहे वो उसका साथ काम करने वाला हो, कोई भी हो, चाहे वो महिला कोई ऑफिसर हो, चाहे वो महिला क्लर्क हो, चाहे वो महिला खेती कर रही हो, चाहे वो महिला मजदूरी कर रही हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही हो, ठीक है। इससे ये मतलब नहीं कि वो महिला किस क्षेत्र में काम कर रही है, किसी भी मतलब महिला के कार्य क्षेत्र में उसके साथ ये चीजें होती हैं तो वो इसमें आएंगी, ठीक है।
फिर क्या है इसमें, क्या क्या है, शारीरिक संपर्क और यौन आचरण हेतु कुछ सुझाव देना कि भाई ऐसा वो करिए, ऐसा ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए, आप ऐसा कर रही हैं वैसा कर रही हैं, ये चीजें भी उसमें कंसीडर होती हैं, ठीक है। उसके लिए धमकाना फोर्सफुली, मतलब उन चीज़ों को जो आपके फिजिकल रिलेशन है उनको स्टैब्लिश करने के लिए महिला को धमकाना, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो महिलाएं हैं उनको क्या समझा जाता है कि अगर मतलब वो किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई हैं तो वो क्या है, वो गलत तरीके से ही बढ़ी होंगी। हमारे समाज में आज भी लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हावी है, ठीक है, ऐसा होता भी है। यौन संबंधी भाषा का प्रयोग करना, यानी कि जो आपकी वल्गर लैंग्वेज है, महिलाओं के खिलाफ उन चीज़ों का व्यवहार करना, ये भी इसमें शामिल होगा। अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करना, यानी कि जो इस तरह का जो वल्गर कंटेंट होता है, चाहे वो लिखने वाला हो, पढ़ने वाला हो या देखने वाला हो, सभी तरह की चीज़ें इसमें शामिल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कोई भी ऐसा शारीरिक और मौखिक कार्य जिसके अंतर्गत अनचाहे यौन संबंधी तत्व या तथ्य शामिल हो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसी बात जिससे ये लगे कि जो महिला है उसको सेक्सुअली हरेस किया जा रहा है, ये सभी चीजें इसमें शामिल होंगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट है ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। किस केस के अंतर्गत? ये आपके बताए थे विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का जो केस था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित, उसमें बताए गए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपका जरूर याद रखिएगा। ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे देखिए क्वेश्चन, एक जो सीधा क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि किस केस में जो यौन उत्पीड़न है, कौन सा केस कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित, तो आपको याद रखना है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था वो क्या था, उसके 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो 5 पॉइंट है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष लिखा है इसमें, ठीक है। प्रतितोष अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया था। देखिए इस तरह की जो चीजें हैं उनसे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो लैंगिक उत्पीड़न आपका अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है आपका, जो है आपका लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, ये पारित हुआ था 2013 में, ठीक है। आपसे सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बना है, कौन सा अधिनियम बना है, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। या आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस सन में बना था, तो ये आपका बना था 2013 में, ठीक है। इसमें महिलाओं से संबंधित जो दुर्व्यवहार है वो कौन कौन से हैं ये भी बताए गए हैं, उनका समाधान क्या है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको सजा क्या मिलेगी, ये सभी चीजें इसमें बताई गई थी। देखिए आपका इसका लास्ट पॉइंट है, जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उसका लास्ट पॉइंट है आपका वैधव्य, ठीक है। यानी कि क्या, शादी के बाद जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं, और जो विधवा जीवन एक स्त्री बिताती है उसको वैधव्य कहते हैं। देखिए परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में वैधव्य को एक अभिशाप समझा जाता था और उन्हें परिवार और विशद समाज में कोई आनंद या प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। एक विधवा अपवित्र समझी जाती थी, उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था। विधवा वास्तव में सामाजिक और भौतिक पृथकता में रहती थी, ये इसलिए कि उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। देखिए जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, जो पहले के समाज थे या आज भी जो बहुत परंपरागत पुराने समाज है जहाँ पर बहुत दकियानूसी सोच आज भी है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये माना जाता है कि भाई कोई स्त्री अगर विधवा हो गई, किसी स्त्री का पति मर गया है, तो वो बहुत ही मतलब उसको गंदी नज़रों से देखा जाता है कि ये अपने पति को खा गई या इसकी वजह से ऐसा हो गया वो हो गया। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है, या मूवीज़ सीरियल्स वगैरह में ज़रूर देखी होंगी। आपने एक सीरियल देखा होगा बालिका वधू, ठीक है, तो उसमें कई स्त्रियों से इसको इससे संबंधित दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आनंदी की जो सिस्टर इन लॉ थी, जो जगदीश की बहन का जिसने कैरेक्टर प्ले किया था, उसको इस तरह की चीज़ों से दिखाया गया था, ठीक है। मतलब क्या होता है, क्या माना जाता है
कि जो मतलब स्त्री अगर विधवा हो गई तो उससे सभी तरह के सुख छीन लिए जाते हैं, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको ना अच्छा खाने दिया जाता है, ना अच्छा पहनने दिया जाता है, ना उसको कहीं आने जाने का सुख होता है, ना उसको किसी फैमिली फंक्शंस में, हर चीज़ से क्या कर दिया जाता है, उसको बेदखल कर दिया जाता है और जगह जगह पर उसका क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है। वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, सामाजिक और भौतिक जीवन से पृथक हो जाती है। उसको बिल्कुल एक मतलब एक जैसे जानवर की तरह उसका जीवन कर दिया जाता है कि वो अलग बनाएगी, खाएगी, उसमें भी वो अच्छा खाना नहीं खा सकती, वो सिर्फ उबला हुआ या इसी तरह का भोजन कर सकती थी। ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि पहले के समाज में जो पुनर्विवाह है उसका जो प्रचलन है वो नहीं था। ठीक है, आज के समाज में मतलब आज के भी समाज में क्या, आज भी जो मॉडर्न सोसाइटीज है, जो बड़े शहर है उनमें ही ऐसा है, जो आज भी बहुत पिछड़े इलाके हैं वहां पर आज भी जो विधवाओं की दशा है वो बहुत ज्यादा खराब है। लास्ट पॉइंट देखिए चैप्टर का, लास्ट पॉइंट है, जब एक विधवा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तब उसके परिवार के सदस्यों द्वारा इसका शोषण हो जाता है। इस शोषण का कारण पारिवारिक संपत्ति में हिस्से में आनाकानी करना और उसके गुजारे की जिम्मेदारी वहन करने हेतु मना करना हो सकता है। देखिए, जो एक विधवा है जब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र, मान लीजिए कि एक परिवार में 2 भाई थे, ठीक है, दोनों का विवाह हुआ, उनमें से एक भाई मर गया, तो जो उसकी जो स्त्री है, उसकी जो पत्नी है, जो विधवा हो गई है, उसको लोग क्या कहते हैं कि भाई इसका एक हिस्सा तो बनता ही है ना संपत्ति का, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको आर्थिक स्वतंत्रता ना मिले उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं और परिवार में भाई उसका एक हिस्सा तो बनता था लेकिन उसको वो संपत्ति का हिस्सा नहीं देते हैं और उसको जो उसका भाई उसको जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस गुजारे भत्ते की ज़रूरत है, वो भी देने से मना करते हैं। तो एक मतलब स्त्री के विधवा होने के बाद जो उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दशाएं हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती है। इन चीज़ों से निपटने के लिए स्त्रियों को सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए, दूसरी जागरूक होना चाहिए और इसके लिए सरकार को भी अधिक से अधिक कदम उठाने चाहिए। ठीक है, हालांकि आज के समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे जो विधवा पुनरुत्थान की जो जो स्कीम है आपकी वो चल रही है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे जो विधवा पुनर्विवाह है ये फिर से हो रहे हैं। वो स्त्रियाँ जिनके पति मर गए हैं उनका दोबारा से विवाह हो रहा है। ठीक है, आजकल समाज में बहुत तेजी से जो महिला सशक्तिकरण है वो समाज में फैल रहा है। जो स्त्रियों की दशा है वो लगातार सुधर रही है, लेकिन जिस गति से सुधर रही है वो गति पर्याप्त नहीं है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और वो तभी हो पाएगी जब एक स्त्री खुद सशक्त होगी। भाई अगर एक स्त्री सशक्त है ना तो वो 4 और स्त्रियों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। पुरुष समाज जब उस बात को समझ ही नहीं सकता, उस वेदना को समझ ही नहीं सकता, तो उसके कल्याण के लिए काम कैसे करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जब एक स्त्री पढ़ती लिखती है ना तो उस एक पूरी फैमिली पढ़ लिख जाती है और अगर जब एक पुरुष पढ़ता लिखता है तो सिर्फ अकेला वही पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जब एक स्त्री पढ़ी लिखी होती है तो एक परिवार पढ़ा लिखा होता है, इसीलिए ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर था, ठीक है, कौन सा चैप्टर आपका, ये जो चैप्टर था महिलाओं एवं सामाजिक समस्याएं विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, ये आपका कंप्लीट होता है। इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसके सिर्फ कितने, इसके 17 क्वेश्चन आंसर है, ये करवाने ये आपके नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं मेरी कोशिश है कि आपको हर एक लाइन का अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, जिससे कि आपको और चीज़ें पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप चीज़ों को भूले नहीं। एक ही बार वीडियो देखकर आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाए। सीरीज को कंप्लीट देखिएगा और अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए और जहाँ पर आपको ज़रूरत हो कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ बनाते जाइए और जो नया पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है उसको भी रिवाइज करते जाइए। ऐसा ना हो कि एग्जाम आने तक आप नया पढ़ते जाएं, पीछे जो आप पढ़ते जा रहे हैं वो भूलते जाएं। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन ही है जो आपको किसी भी एग्जाम को पार करवाता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करवाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सहयोग है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।